आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं द एक्स्ट्रास अकेडमी सर्वाइवल गाइड। तो कहानी के शुरू में हमें दिखाया जाता है एक अमीर घर का बिगड़ा हुआ बेटा जो अकेडमी में राजा की तरह राज करता था, बैठकर एक कागज़ पढ़ रहा होता है और कहता है, इन शॉर्ट ये लोग तो अब मुझे फैमिली रजिस्टर से भी निकाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसा किस्मत मेरे साथ खेल रही हो। और हमें इसका नाम भी बताया जाता है, ईडी रॉथ टेलर। और इस चैप्टर में हम इसकी लाइफ की कवर करेंगे। हमें दिखाया जाता है कि ईडी को उसके रूम से निकाल दिया गया है, जो रूम उसे उसकी एकेडमी की तरफ से मिला होता है। तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कह रहे होते हैं, क्या वो ईडी रॉथ टेलर है? तब दूसरा बोलता है, उधर मत देखो वरना वो हमें देख लेगा। फिर पहला बंदा कहता है, उसके सामने अब संभल कर चलने से क्या फायदा, सुना है उसे उसके घर वालों ने निकाल दिया और उसने हॉस्टल भी छोड़ दिया। फिर वो कहता है, इसका मतलब हम अगले सेमेस्टर में उसे नहीं देखेंगे क्या? फिर पहला बंदा कहता है, उसे शुरू से ही एंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी, चीटर कहीं का, मुझे पता था ऐसा ही होगा। ईडी अपने मन में कहता है, सच कहूँ तो ये बहुत अनफेयर है, क्योंकि तुम जिस ईडी रॉथ टेलर की बात कर रहे हो वो मैं नहीं हूँ। मैं एक गेम में आ चुका हूँ जो सिल्वानिया एकेडमी के मैजिक स्कूल पर बेस्ड है, जो कि बेस्ट गेम ऑफ द ईयर बन चुका है, जिसका नाम है द फेल्ड स्वॉर्ड्समैन ऑफ द सिल्वानिया। ईडी हमें बताता है, आमतौर पर जब कोई गेम में एंटर करता है तो वो किसी अमीर घर का बारिश या कोई जीनियस मास्टर बनता है, या फिर कोई एसएसएस रैंक हंटर जो रूल्स को तोड़ सकता है। ये सब पॉसिबल है, लेकिन मैं एक थर्ड रेट विलन बना हूँ जो गेम के शुरू में ही हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। ईडी रॉथ टेलर, मुझे सबसे बेकार कैरेक्टर उसकी सबसे बेकार टाइमिंग पर मिला है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने हमेशा बिना किसी लालच के साधारण सी जिंदगी जी है। फिर एक बंदा बोलता है, उसे देखो वो कह रहा है उसके साथ गलत हुआ है, जबकि उसने सब कुछ कर लिया। वो कह रहा है कि वो अच्छा इंसान है, घटिया कहेगा। ये सब होने के बाद ईडी थोड़ा शांत हो जाता है। तभी उसे अपने स्टेटस दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो कहता है, इसका मतलब ईडी की असली बुरी हालत अब शुरू होती है। क्या ये स्टेट्स रियल हैं? फिर वो कहता है, एक फार्मर का भी स्टेमिना इससे ज्यादा होता है। ये मैजिक स्कूल में पढ़ रहा है, पर इसकी हालत तो एक आम आदमी से भी बुरी है, और इसका स्टेमिना इतना ज्यादा खराब है, ये एक नॉवल के लिए भी ये शर्म की बात है। विलन है जो सिर्फ स्टोरी के शुरू में ही थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है। मेरी मेमोरी में भी ये धुंधला है, जबकि मैं ये गेम 5 बार खेल चुका हूँ भाई। मुझे याद भी नहीं है कि बाद में उसके साथ क्या हुआ है। वेट, मुझे याद आया। कहानी के अंत में ये एक कोने में बैठकर भिखारी की तरह लग रहा था, पर इसमें कोई हैरानी वाली भी बात नहीं है। एक लड़का जिसे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो और क्या ही हो सकता है। पर ये किस्मत वाला है क्योंकि ये अभी तक जिंदा है। फिर ईडी अपने मन में कहता है, पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मुझे ही इसकी बॉडी क्यों मिली? मुझे इसका रीज़न नहीं पता और ना ही मेरे पास जानने का कोई तरीका है, लेकिन मैं इसके अंत को अपना अंत नहीं बनने दे सकता। मैं हर हाल में कामयाब होकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एकेडमी एक स्कूल से ज़्यादा एक शहर लगती है, जो पूरे आर्कन माउंटेन को अपनी बाउंड्री में लिए हुए है। यह जगह एकेडमी के नॉर्थ ईस्ट साइड में है, द अनडेवलप्ड फॉरेस्ट। मैं बाकी स्टूडेंट्स की नज़रों से बचने की कोशिश कर रहा था और चलते चलते मुझे आधा दिन हो गया। इतना टाइम काफ़ी था सिचुएशन को समझने के लिए। ईडी की लाइफ का बुरा टाइम तब शुरू हुआ था जब उसे उसकी फैमिली ने निकाल दिया था। अच्छी बात यह है कि अभी तक उसे स्कूल से नहीं निकाला गया। यही सबसे ज़रूरी है, क्योंकि सिल्वानिया एकेडमी सबसे टॉप लेवल की एकेडमी है। अगर यहाँ से मैं ग्रेजुएट हो गया तो मेरा फ्यूचर सेट है। मैंने ये गेम 5 बार खेला है। अगर मैं चुपचाप एकेडमी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता हूँ तो मेरी लाइफ सेट है भाई, पहले से भी अच्छी। पर दिक्कत है ट्यूशन फीस। पर शुक्र है कि इस सेमेस्टर की फीस पहले ही जमा हो चुकी है, तो अगर मुझे अगले सेमेस्टर के लिए स्कॉलरशिप मिल जाए तो अच्छा होगा। पर इसके स्टेट्स के साथ मुझे स्कॉलरशिप मिल भी पाएगी क्या? फिर ईडी अपने मन में कहता है, अगर मैं फेल नहीं हुआ तो यही काफ़ी है। अच्छा होगा मैं ट्यूशन फीस के बारे में बाद में सोचूं, लेकिन पहले ज़रूरी चीज़ों के बारे में सोचना होगा, जैसे खाना, कपड़े, रहने के लिए शेल्टर। फिर वो अपने मन में कहता है, मैं कैसे अगले हफ्ते तक खुद को भिखारी बनने से बचाऊं। इसके बाद वो अपने कपड़े देखता है, जिसमें उसे काफ़ी कपड़े मिलते हैं, पर प्रॉब्लम अभी भी है खाना और शेल्टर, क्योंकि उसके पास आज खाने के लिए और सोने के लिए जगह नहीं है। इसकी हालत के हिसाब से कोई इसे नौकरी भी नहीं देगा, और मैं हॉस्टल वापस नहीं जा सकता क्योंकि मुझे वहाँ से निकाल दिया गया है। तो शायद मैं फ़िलहाल के लिए इसी जंगल में रहने वाला हूँ। मैं खुश हूँ कि यहाँ एक छोटी नदी है। फिर ईडी अपने मन में कहता है, 10 दिन बाद स्कूल शुरू होगा, तब तक मुझे स्कूल जाने के लायक रहना होगा। फिर वो अपनी स्पेल का यूज़ करता है और कहता है, अच्छा है कि ये स्पेल्स का यूज़ कर सकता है
और कहता है क्या मैं सच में सिर्फ 15 टर्न्स काटने के बाद इतना थक गया हूँ? इससे तो मुझे और भूख लग रही है। ईडी कहता है यह स्पेल बिल्कुल काम की नहीं है। वो भूख के मारे कहता है कम से कम मुझे खिलाकर तो हॉस्टल से निकाला होता, मुझे बहुत भूख लग रही है। उसे याद है कि जब वह छोटा था तब उसके दादाजी ने उससे बोला था कि जब वो भागकर माउंटेन्स में गए थे तो वहाँ ट्री बार्क खाया करते थे। ईडी भी ऐसा ही करता है और वो लकड़ी को पकाने लगता है और कहता है मेरे लिए जो भी खाने लायक है मैं वो सब खाऊंगा। और अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहता है अगर आप करीब से इसे नहीं देखो तो ये चिकन की तरह लगता है। और फिर ईडी उसे खाने लगता है। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ईडी कह रहा होता है आई हेट यू ग्रैंडपा, और कहता है एक दिन भूखा रहने के बाद और 2 दिन उल्टी करने के बाद मैं समझ गया हूँ कि लकड़ी खाने के लिए नहीं घर बनाने के लिए काम में आ सकती है। फिर वो कहता है मुझे सबसे पहले वो फ्रेम बनाना होगा जो लकड़ी को सपोर्ट करता है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 हाथ हैं, लेकिन यहाँ 4 सपोर्ट हैं। उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है और वो गिर भी जाता है और काफ़ी मेहनत करने के बाद वो फ्रेम बांधने में कामयाब हो जाता है और कहता है अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, मैं ज़मीन पर नहीं सो सकता। इसलिए वो अपने कपड़े ज़मीन पर बिछा देता है और कहता है ये वेस्ट करना पड़ रहा है पर मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। फिर रात हो जाती है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ईडी ने अपना शेल्टर तैयार कर लिया होता है। तभी उसके पास एक विंडो खुलती है जिसमें उसके शेल्टर प्रोजेक्ट के बारे में लिखा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि ईडी मैजिक से ज़्यादा अपने हाथों का इस्तेमाल करता है। फिर ईडी अपने मन में कहता है फिर ठीक है भाई, मुझे वो स्किल चाहिए। उसके बाद वो एक भाला बनाता है और वो शिकार करने की कोशिश करने लगता है और कहता है अब कुछ सही सा खाने के लिए मेहनत करनी होगी। मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मेरी हालत ऐसी है कि मैं चल भी नहीं सकता, फिर भी सिर्फ भूख की वजह से मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। और वो कहता है मुझे मीट खाना है भाई। जिसके बाद उसे मछलियाँ मिल जाती हैं और वो उन्हें चलाने लगता है। वो खाते हुए अपने मन में कहता है अगर मैं बस जैसा हूँ वैसा ही 10 दिनों तक रह गया तो वहाँ से निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसे देखकर ईडी कहता है तुम, और उसका मुंह थोड़ा उतर जाता है और वो कहता है मैं ज़िंदा रहने के लिए इतना बिजी हो गया कि मैं एक ज़रूरी बात ही भूल गया। फिर वो लड़की कहती है ईडी रॉथ टेलर। फिर ईडी हमें बताता है ये है मेन कैरेक्टर। लेकिन ईडी अपने मन में कहता है लेकिन इतने लोगों में से मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह यहाँ इस जगह पर आएगी। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की कहती है तुम में ज़रा सी भी अफवाहों जैसा कोई निशान नहीं दिख रहा है। और फिर वो कहती है प्लीज़ तुम इस अकेडमी से चले जाओ। फिर हमें इसका नाम भी दिखाया जाता है प्रिंसेस फोइनिया। और वो लड़की कहती है तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं हो, और यही वो पर्सन है जिसने ईडी रॉथ टेलर को हॉस्टल से निकाला था। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सायोनारा।